द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां सारे देश आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जैसे एप्पल जो कि यूएसए की कंपनी है पर उसके आईफोन पूरी दुनिया में यूज किए जा रहे हैं। टी जो कि चाइना में इंट्रोड्यूस हुई थी पर आज उसे पूरी दुनिया पीती है। इन शॉर्ट, एक देश दूसरे देश से लिंक बनाता चला जा रहा है और इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। Hence, globalization is a process of interlinking of two or more countries with the help of trade, skills and technology। पर यह कोई नया फिनोमेना नहीं है। पुराने समय में भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा था और लोग जैसे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे फॉर ट्रेड, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट यानी कि आत्मा की शांति के लिए, इन सर्च ऑफ वर्क, अपॉर्चुनिटीज एंड नॉलेज। और वो यात्रा करते समय अपने साथ स्किल्स, आइडियाज, फूड और यही नहीं जम्स एंड डिसीज भी ले जाते थे। उन्हें किसी भी देश तक पहुंचने के लिए प्री डिसाइडेड पाथ से होकर जाना पड़ता था। ऐसा ही एक पाथ था सिल्क रूट जो कि 15th सेंचुरी तक एग्जिस्ट करता था। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को साथ में जोड़ता था। इससे मेनली चाइना का सिल्क ट्रांसपोर्ट होता था, दैट्स व्हाई इसका नाम सिल्क रूट पड़ गया। इस सिल्क रूट से चाइनीज पोट्री, प्रीशियस मेटल, फाइबर और फूड भी ट्रैवल होता था। पर ये फूड कैसे ट्रैवल होता था? तो पुराने समय में ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स अपने साथ फूड भी ले जाते थे और इससे दूसरी जगह उस फूड के बारे में लोगों को पता चलता था। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है यूरोपियन पीजेंट्स का। वह इतने गरीब थे कि उन्हें भरपेट खाना भी नहीं नसीब होता था। लेकिन जब कुछ ट्रैवलर्स के माध्यम से यहाँ के लोगों को पोटैटो नाम की फसल के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे उगाना शुरू कर दिया, जिससे वह आलू के ऊपर हद से ज्यादा निर्भर होते गए क्योंकि आलू जल्दी और ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाता था। पर 1840s में आलू की फसल खराब हो जाने के कारण लाखों लोग भूखमरी के कारण मारे गए। लेकिन सिर्फ ग्लोबलाइजेशन अच्छे कामों के लिए यूज नहीं हो रहा था, कभी कभी एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए भी इसका यूज करता था। ऐसा ही एक किस्सा है अमेरिका का, जिसको बहुत से देश कॉलोनी बनाना चाहते थे। यह बात है 16th सेंचुरी की, जब अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया को पता चला। इससे पहले अमेरिका पूरी दुनिया से कट ऑफ था। पोर्टुगीज, स्पेनिश और यही नहीं यूरोपियंस भी इसके लैंड, क्रॉप और मिनरल्स की तरफ आकर्षित हुए और इसे कोलोनाइज करने का प्लान बनाया। पर इसमें यूरोपियंस को सफलता मिल पाई क्योंकि उसने स्मॉल पॉक्स नाम की डिसीज को वेपन की तरह यूज किया। यूरोप में यह डिसीज पहले से था, जिसके कारण वहाँ रहने वाले लोगों में इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। पर अमेरिका जो कि पूरी दुनिया से कट ऑफ था, उसके लोगों में स्मॉल पॉक्स के खिलाफ लड़ने की क्षमता नहीं थी। दैट्स व्हाई यूरोपियंस ने स्मॉल पॉक्स को वेपन की तरह यूज किया और यहाँ पर हजारों लोगों को मारकर अमेरिका को कॉलोनाइज कर लिया। इसके बाद वह अमेरिका से प्रीशियस मेटल लूटकर उस पैसे को एशिया के साथ ट्रेड में यूज करते थे। लेकिन जब 18th सेंचुरी में इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बना लिया और चाइना ने ओशियन ट्रेड को रजिस्टर करना शुरू कर दिया तो वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर यूरोप के साइड शिफ्ट होने लगा। 19th सेंचुरी में वर्ल्ड में ऐसे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस हुए जिसने ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। इकोनॉमिस्ट ने ऐसे 3 फ्लोज को देखा जो ग्लोबलाइजेशन के इस इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे: फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। इन सारी चीजों को आपको सिर्फ अपने दिमाग में रखना है क्योंकि आगे चल के ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जो इन तीनों चीजों को साबित करते हैं। तो चलिए अपनी सबसे पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं। यह बात है 18th सेंचुरी की, जब ब्रिटेन की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला और इसी समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था, जिसके कारण फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई। डिमांड को फुलफिल करने के लिए कॉर्न को दूसरे देश से इंपोर्ट किया जाता था, पर इससे ब्रिटेन के किसानों को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, जिसके कारण फार्मर्स और बड़े जमींदारों ने गवर्नमेंट के ऊपर कॉर्न लॉ लगाने के लिए प्रेशर डाल दिया। कॉर्न लॉ यह एक ऐसा कानून था जिससे ब्रिटेन में कॉर्न के इंपोर्ट को कम करने के लिए बाहर से आए कॉर्न पर ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे। इसके कारण ब्रिटेन में फूड प्राइसेस बढ़ गए, इंडस्ट्रीज के मालिकों को नुकसान होने लगा, शहरों में रहने वाले लोगों को बढ़ते दाम के कारण बहुत ज्यादा परेशानी हुई, जिसके कारण फिर लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला और कॉर्न लॉ को अबॉलिश कर दिया गया। पर इसके कारण गांव में फिर से किसानों को नुकसान हुआ, लोगों ने खेती छोड़ दी और शहरों में आकर बसने लगे। लेकिन कॉर्न लॉ हटने के बाद फूड प्राइस कम हो गए, जिससे ब्रिटेन के लोग ज्यादा कंज्यूम करने लगे और उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ब्रिटेन की कॉलोनी जैसे रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन सारी जगहों पर कॉर्न को उगाया जाने लगा। पर ऐसा करने के लिए रेलवेज का निर्माण हो रहा था, नए बंदरगाह बन रहे थे और वहाँ काम करने के लिए लोग सेटल हो रहे थे। इन सारी चीजों के लिए पैसों की जरूरत थी जो लंदन प्रोवाइड कर रहा था और लेबर यूरोप से अमेरिका माइग्रेट किए जा रहे थे। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। रेलवेज, स्टीमशिप और टेलीग्राफ ने ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया था। आप इसको मीट के एग्जांपल से समझ सकते हैं। 1870 तक मीट को अमेरिका से यूरोप ले जाने के लिए जिंदा शिपों में लाद दिया जाता था, जिसके कारण शिप में एनिमल्स ज्यादा जगह लेने लगे थे और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ एनिमल्स मर भी जाते थे, जिसके कारण मीट वहाँ बहुत महंगा होता था। लेकिन जब रेफ्रिजरेटेड शिप का आविष्कार हुआ तो अमेरिका में ही मीट को काटकर रेफ्रिजरेटेड शिप में डालकर यूरोप में पहुंचा दिया जाता था, जिसमें मीट खराब नहीं होता था और इसी वजह से मीट सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो गया। इन सारी चीजों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ग्लोबलाइजेशन काफी अच्छी चीज है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी थी।
द लेट 19th सेंचुरी कोलोनियलिज्म। 19th सेंचुरी में ज्यादा पावरफुल देश कम पावरफुल देशों को गुलाम बना लेते थे, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की फ्रीडम छिन जाती थी। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है अफ्रीका का। यूरोपियंस अफ्रीका की जमीन और मिनरल्स की तरफ अट्रैक्ट हुए और वहाँ माइंस और प्लांटेशन सेटअप किए, पर वहाँ काम करने के लिए उनके पास कोई लेबर नहीं हुआ करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ के लोग पशुपालन और खेती करके अपना गुजारा कर लेते थे, तो उन्हें पैसों के लिए कहीं और काम करने की जरूरत नहीं थी, जिसके कारण यूरोपियंस ने ऐसे बहुत से मेथड अपनाए ताकि अफ्रीकन्स उनकी माइंस में काम करने के लिए आ जाएं। जैसे हैवी टैक्सेस को इम्पोज किया गया, इनहेरिटेंस लॉ को चेंज कर दिया गया और कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के बच्चों में से सिर्फ एक को ही पूरी विरासत दी जाएगी और बाकी बचे हुए बच्चों को पैसे कमाने के लिए उनके प्लांटेशन या माइंस में काम करना पड़ेगा। और तब भी काम नहीं बना तो यूरोपियंस ने अफ्रीका में रेंडर पीस्ट नाम की कैटल डिसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से अफ्रीका की 90% कैटल्स मारी गयी और अब अफ्रीकन लेबर मार्केट की ओर शिफ्ट होने लगे और फाइनली यूरोप ने अफ्रीका को कॉलोनाइज कर लिया। इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। 19th सेंचुरी में इंडियन लेबर की हालत बहुत खराब थी। ब्रिटिशर्स प्लांटेशन और माइंस में काम करवाने के लिए इंडियन लेबर्स को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए बहुत दूर दूर तक ले जाया करते थे और ऐसे लेबर्स को इंडेंचर्ड लेबर कहा गया। ब्रिटिशर्स एजेंट्स को स्मॉल कमीशन देकर लेबर को हायर करवाते थे और एजेंट्स गलत जानकारी देकर लोगों को कैरेबियन आइलैंड और असम के प्लांटेशन में भेज दिया करते थे, पर वहाँ की वर्किंग कंडीशन बहुत खराब हुआ करती थी और लेबर को टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी वहाँ काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से इस नए सिस्टम को न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा गया। पर जब 1900 में इंडियन नेशनलिस्ट ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो 1921 में इसे अबॉलिश कर दिया गया। इंडियन ट्रेड, कोलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। पहले इंडिया के फाइन कॉटन के कपड़े यूरोप में इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन जब यूरोप में इंडस्ट्रीज आई तो यूरोप खुद कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने लगा, जिससे इंडियन क्लॉथ का एक्सपोर्ट कम हो गया। लेकिन कपड़े बनाने के लिए जो कॉटन की जरूरत होती थी यूरोप उसको इंडिया से ही इम्पोर्ट करता था, लेकिन ब्रिटिश इम्पोर्ट की वैल्यू ब्रिटिश एक्सपोर्ट की वैल्यू से कम होती थी, जिस वजह से ब्रिटिशर्स को फायदा होता था और इसी फायदे को ट्रेड सरप्लस कहा गया। ब्रिटिशर्स इस ट्रेड सरप्लस से अपने ट्रेड डिफिसिट यानी कि नुकसान को मैनेज करते थे और इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम कहा गया। इंटर वॉर इकोनॉमी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि मेनली दो पावर्स के बीच लड़ा गया था, एलाइज पावर और सेंट्रल पावर। एलाइज पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और यूएसए जैसे देश शामिल थे और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रो-हंगरी एम्पायर और ओटोमान टर्की जैसे देश आते थे। आप इसमें देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर मेनली यूरोप में इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के बीच लड़ा गया था, पर इसका असर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला। इस वॉर में मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट और केमिकल वेपन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण 9 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए और 20 मिलियन से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। इस वजह से इस वॉर को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहा गया। पोस्ट वॉर रिकवरी। ब्रिटेन की हालत वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण बहुत ज्यादा खराब हो गई। ब्रिटेन जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले लोन देने वाला देश था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद यूएसए से लोन लेने के कारण कर्ज में डूब गया। जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बिजी था तब इंडिया और जापान में इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी, जिसकी वजह से ब्रिटेन इंडियन मार्केट में पुरानी वाली जगह नहीं बना पाया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण डिमांड, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ा, पर इसके बाद इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 1920s में यूएस की इकोनॉमी में काफी सुधार देखने को मिला बिकॉज ऑफ मास प्रोडक्शन। इस कॉन्सेप्ट को हेनरी फोर्ड ने दिया था, जिसमें सभी वर्कर्स एक लाइन में खड़े होकर एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करते थे, जिसकी वजह से कोई भी चीज जल्दी और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाती थी। इसी मॉडल को यूज करके हेनरी फोर्ड ने दुनिया की सबसे पहली मास प्रोडक्शन वाली कार टी मॉडल फोर्ड निकाली। फोर्ड कंपनी का तरीका 1920 में यूरोप ने भी कॉपी कर लिया, जिसकी वजह से मास प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कार की प्राइस कम हो गई, वर्कर्स की सैलरी ज्यादा हो गई, वर्कर्स अपनी जरूरत के सामान खरीद पा रहे थे, जिसकी वजह से वर्कर्स ने लोन लेकर अपने हाउस को बिल्ड कराना शुरू कर दिया, जिस कारण एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गया। इनकी वजह से 1923 में यूएस दुनिया का सबसे ज्यादा लोन देने वाला देश बन गया। अभी तक तो सभी चीजें सही चल रही थी, लेकिन 1929 में स्थितियां बहुत खराब हो गयी बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 से मिड 1930s तक रहा, जिससे प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और ट्रेड इन सब में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। पर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इसके दो कारण थे। पहला, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटेन जैसे देश वॉर में बिजी थे, जिसके कारण दूसरे देश में प्रोडक्शन होने लगा, और जब वॉर खत्म हुई तो ब्रिटेन में ग्रेन का प्रोडक्शन फिर से होने लगा, जिस वजह से ग्रेन का ओवर प्रोडक्शन हो गया और ओवर प्रोडक्शन के कारण ग्रेन की प्राइसेस गिर गयी। दूसरा कारण था यूएस ने लोन देने से मना कर दिया। 1920s के मिड में
यूएस दूसरे देश को लोन देता था, लेकिन उसको लगा कि उसके पैसे डूब जाएंगे, जिस कारण उन्होंने लोन देने से इनकार कर दिया, जिससे दूसरे देश जो यूएस के लोन पर निर्भर थे उनको बहुत ज्यादा समस्याएं हुई। इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड, यूरोप में बहुत से बैंक बंद हो गए, लैटिन अमेरिका और बहुत सी जगहों पर एग्रीकल्चर की प्राइस गिर गए। यूएस ने अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए इंपोर्ट के टैक्स को डबल कर दिया, जिसके कारण ट्रेड में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट ऑन यूएस में बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया और दिए हुए लोन को वापस लेने लगे, जिससे किसान फसल नहीं बेच पा रहे थे, हाउस होल्ड बर्बाद हो गए, बिजनेस कोलैप्स कर गए, लोगों ने लोन चुकाने के लिए अपनी कार्स, अपने घर बेचने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी यूएस के बैंक लोन को वापस नहीं ले पाए, जिसकी वजह से यूएस बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, इंडिया एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चर गुड्स का इंपोर्टर था, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के कारण ट्रेड आधी हो गई, जिसके कारण व्हीट के प्राइस इंडिया में 50% तक गिर गए। इसको आप जूट प्रोड्यूसर के एग्जांपल से समझ सकते हैं। इंडियन फार्मर जूट को प्रोड्यूस करके गनी बैग्स में स्टोर करते थे और फिर इन गनी बैग्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते थे, पर ग्रेट डिप्रेशन के कारण गनी बैग्स के प्राइस 60% तक गिर गए। इससे किसान कर्ज में डूब गए। कर्ज चुकाने के लिए वह अपनी ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल बेचने लगे, जिस कारण इंडिया गोल्ड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया और इस गोल्ड की मदद से ब्रिटिशर्स अपनी इकोनॉमी सुधारने लगे, पर इससे इंडियंस को कोई भी फायदा नहीं हुआ। रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वार एरा। तो यह बात है वर्ल्ड वॉर सेकंड की। यह वह समय था जब एक्सेस पावर और एलाइज पावर के बीच 1939 से लेकर 1945 तक एक घमासान युद्ध चल रहा था। एक्सेस पावर जिसमें जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश आते थे, वहीं एलाइज पावर जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यहाँ तक कि यूएसए जैसा देश भी आता था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण 60 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए और दुनिया की लगभग 3% पॉपुलेशन खत्म हो गई। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने इससे दो लेसन सीखे। पहला, अगर किसी चीज का मास प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका मास कंजप्शन भी होना जरूरी है, और मास कंजप्शन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होनी चाहिए, और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेबल करनी है तो सरकार को उसमें इंटरफियर होना जरूरी है। दूसरा लेसन उन्होंने यह सीखा कि फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ गुड और फ्लो ऑफ कैपिटल, इन सारी चीजों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए ताकि एक देश दूसरे देश से लिंक बनाए रहे। इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए जुलाई 1944 में सारे इंडस्ट्रियल नेशन ने ब्रिटन वुड्स में इकट्ठा होकर एक कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फंड के ऊपर सारे देश एग्री हो गए। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर किसी देश को पैसे की जरूरत है तो वह इस फंड से उस पैसे को निकाल सकता है, और इसके लिए उन्होंने दो काम किए। पहला, इन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF स्टैब्लिश किया, और दूसरा उन्होंने इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि वर्ल्ड बैंक सेटअप किया। फिर उन्होंने 1947 में अपना काम करना शुरू कर दिया। वह किसी भी देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी में एट अ फिक्स रेट चेंज कर देता था। इन सारी चीजों की मदद से जापान और इंडस्ट्रियल नेशन में ऐसी ग्रोथ हुई कि किसी ने सोची न होगी। डीकोलोनाइजेशन एंड द इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एशिया और अफ्रीका के नेशन इंडिपेंडेंट होने लगे, पर इससे वहाँ की पॉवर्टी बढ़ गई और वहाँ के रिसोर्स में कमी आ गई। और मेन बात यह थी कि इनको IMF भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्रियल नेशन नहीं थे। इस समय उनको सपोर्ट चाहिए था और उनको ऐसी एजेंसीज गाइड कर रही थी जो उन्हीं कॉलोनियल पावर के अंडर में थी, जिन्होंने इन कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था, जिसके कारण वह कंट्री बहुत ज्यादा फायदा उठाती थी, जिसके कारण कॉलोनियल पावर अभी भी उन डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही थी। इन सारी चीजों को देखते हुए डेवलपिंग कंट्रीज ने ग्रुप ऑफ 77 का गठन किया और उन्होंने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि NIEO की मांग की, जिसमें इन सारी बातों का उल्लेख था। नंबर 1, उनके सिवाय उनकी नेचुरल रिसोर्स को कोई दूसरा एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। नंबर 2, उनको और ज्यादा डेवलपिंग गाइडेंस मिलेगी। नंबर 3, उनके रॉ मटेरियल की दूसरी जगह फेयर प्राइस मिलेगी और डेवलप्ड कंट्रीज में सामान बेचने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी। एंड ऑफ ब्रिटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1960 में यूएस ट्रेड को कम करने लगा, जिसके कारण यूएस की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी, जिससे यूएस डॉलर अब वर्ल्ड की प्रिंसिपल करेंसी नहीं रही। और क्योंकि जो IMF था वह फिक्स रेट में किसी भी देश की करेंसी को चेंज करता था, इस कारण वह भी कोलैप्स कर गया और एक नया सिस्टम उभर के आया जिसमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात कही गई थी, यानी कि कोई देश जितना डेवलप्ड होता जाएगा उसकी करेंसी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती जाएगी। लेकिन अब ब्रिटेन जैसे देशों में हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि जो MNCs थी उनको अपने फायदे के लिए एशिया बहुत अच्छी जगह लग रही थी, जिसके कारण MNCs चाइना, ब्राजील और इंडिया जैसी कंट्रीज में जाकर अपनी फैक्ट्री सेटअप करने लगी, जिससे वहाँ की इकोनॉमी सुधरी। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट में जरूर बताना।